चोला एडमिनिस्ट्रेशन। अब चोला का जो प्रशासनिक कार्य था वो देखते हैं। डिवीजन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन का विभाजन। द चोला एडमिनिस्ट्रेशन वाज वेल ऑर्गेनाइज्ड। चोला का जो प्रशासनिक कार्य था वो काफी व्यवस्थित था। द किंग वाज द हेड हु वाज असिस्टेड बाय मिनिस्टर्स। इसमें राजा मुखिया होते थे और मंत्री इनको सहयोग करते थे। द कैपिटल ऑफ द चोला किंगडम वाज एट तंजौर। चोला साम्राज्य का जो राजधानी था वो तंजौर था। विच वाज लेटर शिफ्टेड टू कांचीपुरम। बाद में इसको कांचीपुरम में स्थापित किया गया। द चोला एम्पायर वाज डिवाइडेड इनटू प्रोविंसेस नोन एज मंडलम्स। चोला का जो साम्राज्य था उसको छोटे-छोटे प्रोविंसों में बांट दिया गया था जिसको मंडलम कहते थे। ईच मंडलम फर्दर वाज डिवाइडेड इनटू ए नंबर ऑफ वलानादुस और मंडलम को भी फिर छोटे-छोटे हिस्से में बांट दिया गया था जिसको वलानाडुस कहते थे। ए वलानाडु कंसिस्टेड ऑफ मैनी डिस्ट्रिक्ट। एक वलनाडु के अंदर में काफी सारे जिले होते थे। द चोला किंग हैड अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। चोला राजा जो थे उनके पास मंत्रियों की परिषद होती थी। स्पेशल ऑफिसर्स वेर अपॉइंटेड टू लुक आफ्टर वेरियस ब्रांचेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। खास तरह के अधिकारी चुने जाते थे ताकि खास तरह के जो ब्रांचेस होते हैं उनका प्रशासन देखा जा सके। इन द रूरल एरियाज, देहात के क्षेत्रों में, ऊर वाज अ कॉमन विलेज असेंबली। ऊर जो था वो गांव के लोगों का परिषद होता था। जैसे हमारे यहाँ पंचायत आज के समय में है उसी तरीके से उस समय ऊर होता था। द सभा कंसिस्टेड ऑफ लर्न में, एक सभा होता था जिसके अंदर में जो पढ़े लिखे लोग होते थे उनको रखा जाता था। द डिटेल्स ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम आर फाउंड इन इंस्क्रिप्शन ऑन द वॉल्स ऑफ सम ऑफ द विलेज टेम्पल्स। और ये सारे डिटेल जो प्रशासनिक व्यवस्था का जो विवरण है ये सारे जो है लिखित तौर पे दीवालों पे मिलते हैं जो कि गांव के मंदिरों पे थे। मोस्टली लैंड ओनर्स एंड पीपुल फ्रॉम हायर कास्ट वेयर चूजन इन दी विलेज असेंबली। ज्यादातर जो जमीन के मालिक होते थे या फिर जो ऊंची जाति के लोग होते थे उनको गांव के परिषद में चुना जाता था। द असेंबली वाज सब डिवाइडेड इनटू मैनी स्मॉल कमिटीज। और ये परिषद जो होते थे गांव के उसको भी छोटे-छोटे हिस्से में बांट दिया जाता था और छोटी-छोटी कमिटीज बनाई जाती थी। Each of which had the responsibility of looking after different aspects of administration। और वो उन छोटे-छोटे हिस्से का भी अपना एक खास काम होता था और पर्टिकुलर वो एक खास दायित्व मिलता था उनको जो कि एक प्रशासन के अलग-अलग प्रशासन के जो हिस्से होते थे उसी में से कुछ दायित्व उनको दिया जाता था। The committees enjoyed considering in matters like collection of taxes। ये जो कमिटी थी वो टैक्स कलेक्शन से रिलेटेड जो बातें होती थी उसको सुनती थी। प्रमोशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, प्रारंभिक शिक्षा को कैसे बढ़ाया जाए उसको देखती थी। एंड सेटलमेंट ऑफ केसेस लाइक पेटी डिस्प्यूट्स, और जो छोटे मोटे झगड़े वगैरह होते थे या छोटे मोटे विवाद होते थे उनको सुलझाती थी। एंड क्राइम अंडर द कंट्रोल ऑफ रॉयल ऑफिसर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, और जो राजा के जो प्रशासन के लोग थे, प्रशासनिक अधिकारी थे, उनके अंदर में जो छोटे छोटे क्राइम होते थे, अपराध होते थे, उसको भी देखती थी। An important aspect of Chola administration was regular survey of lands। चोला साम्राज्य का सबसे महत्वपूर्ण एक महत्वपूर्ण चीज ये था कि वो हमेशा अपने जमीन का सर्वे करते थे, सर्वेक्षण करते थे। लैंड्स अंडर कल्टीवेशन वेयर केयरफुली मेजर्ड। जो जमीन पे खेती होती थी उसको अच्छे तरीके से मापा जाता था। एंड होल्डिंग्स वेयर रजिस्टर्ड, और किसके किसके नाम से वो किसकी किसकी जमीन है उसको रजिस्टर किया जाता था। द चोला एडमिनिस्ट्रेशन वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ कॉमन पीपल इन केस ऑफ फेल्योर ऑफ देयर क्रॉप्स। अगर छोटे छोटे सामान्य लोगों का जो फसल बर्बाद हो जाता था तो उनके कल्याण का भी
देखभाल करने, कल्याण का काम करना चोला प्रशासन का काम था। The farmers were expected from paying land revenues. फार्मर्स जो थे उनको अपने जमीन का कर देना होता था, एंड अदर टैक्सेस, और दूसरे कर भी उन्हें देने होते, राजस्व भी देना होता था, जमीन का राजस्व देना होता था और कर भी देने होते थे। Easy financial assistance were also provided to them to meet some contingencies. उनको वित्तीय सहायता भी दी जाती थी ताकि वो छोटे मोटे जरूरत की चीजों को पूरा कर सकें। The Brahmins were also given lands that were known as ब्रह्म देया। ब्राह्मणों को भी जमीन दी जाती थी जिसको, जिन जमीनों को ब्रह्म देया कहा जाता था। And they were exempted from revenues and taxes, और उनको राजस्व और कर से मुक्त किया गया था। इकोनॉमिक कंडीशंस, आर्थिक स्थिति देखते हैं। The economic condition of the kingdom as well as that of the common people were quite well. चोला साम्राज्य के अंदर में जो आर्थिक स्थिति थी, साम्राज्य की स्थिति थी या साधारण लोगों की स्थिति थी, वो काफी अच्छी थी। एग्रीकल्चर वाज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल। लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। देयर वेर प्रॉपर अरेंजमेंट्स फॉर इरिगेशन एंड एग्रीकल्चर थ्राइव्ड, और सिंचाई का पूरा व्यवस्था किया हुआ था जिसकी वजह से कृषि जो है उन्नति पे था। वेल्दी लैंड ओनर्स पेड देयर टैक्सेस टू द ऑफिसर्स। जो धनी जमीन के मालिक लोग थे वो अपना टैक्स जो था, कर जो था, वो अधिकारी को देते थे। ट्रेड बोथ इन लैंड एंड एक्सटर्नल फ्लरिश्ड, और व्यवसाय जो था वो मतलब देश राज्य के अंदर में या राज्य से बाहर भी काफी उन्नति पे था, काफी फल फूल रहा था। देयर वॉज नो फियर ऑफ थीव्स एंड रॉबर्स ऑन द रोड। रास्ते पे किसी भी चोर या डकैती का कोई डर नहीं था। ट्रेडर्स एंड मर्चेंट्स कुड मूव अबाउट फ्रीली, और जो व्यवसायी थे या व्यापारी लोग जो थे वो स्वतंत्र होकर कहीं भी घूम सकते थे। Commercial relations were developed with many other countries, such as with Southeast Asian countries. व्यापारिक रिश्ते भी स्थापित किए गए थे बहुत सारे देशों के साथ, जैसे कि दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ। Traders and merchants enjoyed a high status in the society. व्यापारी और जो व्यवसायी लोग थे इनका समाज के अंदर में काफी ऊंचा रुतबा था। They had built their own guild. उन्होंने अपना एक परिषद बना के रखा हुआ था, अपना संगठन बना के रखा था, which was known as मणिग्रामम। इनको इनके संगठन का नाम था मणिग्रामम। सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू, अब देखते हैं कि राजस्व का क्या क्या स्रोत था। इन द चोला एडमिनिस्ट्रेशन टू मेन सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू वेयर। चोला एडमिनिस्ट्रेशन के प्रशासन के अंदर में जो राजस्व थे उसके दो स्रोत थे। प्रोड्यूसेस ऑफ लैंड एंड टैक्सेस ऑन ट्रेड। जो उपज होती थी जमीनों से, खेती से, उस पे टैक्स लगाया जाता था, और जो व्यवसाय होता था उस पे टैक्स लगाया जाता था। द विलेज असेंबलीज वेर इंटरेस्टेड विद द जॉब ऑफ कलेक्शन ऑफ टैक्सेस एंड रेवेन्यूज। गांव की जो परिषद थी उसको दायित्व दिया गया था कि जो जमीनों उपज से जो टैक्स या राजस्व होगा वो कलेक्ट करेंगे। Out of the revenues collected, a huge sum was spent on public welfare services such as construction of irrigational canals, tanks, dams, ponds, wells, etc. तो जो राजस्व इकट्ठा होता था उसमें से ज्यादा बड़ा हिस्सा जो है लोगों के कल्याण के लिए खर्चा किया जाता था, जैसे कि सिंचाई के लिए नहर बनाए जाते थे, टैंक बनाया जाता था, डैम बनाया जाता था, तालाब बनाए जाते थे, कुएं बनाए जाते थे। सैलरीज ऑफ द ऑफिशियल्स एंड द आर्मी वेयर पेड फ्रॉम द स्टेट ट्रेजरी। और जो अधिकारी थे या जो सैनिक थे उनका जो तनख्वाह होता था वो राज्य के खजाने से दिया जाता था। मैनी मैग्निफिसेंट टेम्पल्स वेर ऑल्सो बिल्ड ड्यूरिंग द चोला टेम्पल। बहुत सारे अद्भुत मंदिर बनाए गए हैं चोला के
अवधि में या चोला पीरियड के समय, ये चोला के समय में। रिलीजियस बिलीव्स, अब देखते हैं कि धर्म आस्था क्या था उस समय। द चोला रूलर्स फॉलोड ए लिबरल पॉलिसी ऑफ रिलीजन। चोला जो शासक थे उन्होंने काफी उदार नीति अपनाई हुई थी धर्म को लेके। दो द पीपल वेर फ्री टू फॉलो एनी रिलीजन, फिर भी लोग जो थे स्वतंत्र थे किसी भी धर्म को मानने के लिए, लेकिन सैविज एंजॉयड स्पेशल पैट्रोनेज, लेकिन शिव भक्ति जो था उसको थोड़ा सा ज्यादा या विशेष महत्व दिया गया था। The Chola rulers built a large number of temples dedicated to Lord Shiva. चोला राजाओं ने बहुत सारे मंदिर बनाए थे जो कि भगवान शिव के लिए थे, या भगवान शिव के टेम्पल बनाए थे। देवादना was the land gifted to other religions communities in the south. देवदान जो था वो दूसरे धर्मों को जो जमीन दी गई थी दक्षिण भारत में, उसको देवदाना कहा जाता था। दूसरे धर्म को बढ़ाने के लिए दिया जाता था। आर्ट एंड आर्किटेक्चर, उस काल में कला और स्थापत्य कैसा था देखते हैं। द चोला रूलर्स मेड ग्रेट कंट्रीब्यूशन टू आर्ट एंड आर्किटेक्चर। ये चोला शासकों ने काफी योगदान दिया था कला और स्थापत्य के क्षेत्र में। They built temples according to some basic plan. उन्होंने मंदिरों का निर्माण किया बेसिक योजना के या आधारभूत योजना के तहत। There was some distinction from the North Indian style. यहाँ के मंदिरों का जो स्टाइल है वो उत्तरी भारत के मंदिरों के स्टाइल से उत्तरी मंदिरों के स्टाइल से अलग था। The chief feature of the Chola temple is the विमाना और द टावर। जो यहाँ के मंदिर हैं, ये चोला राजवंश के टाइम में जो मंदिर बनाए गए थे उसका खासियत था विमान या फिर उसका जो गुंबज था वो। They placed the temples in an enclosed courtyard. इन्होंने मंदिर को एक चार दीवारी के अंदर में स्थापित किया हुआ था। The temples also had huge gateways called gopurams. और जो द्वार होते थे मंदिर में घुसने के लिए, जो द्वार होते थे उसका नाम था गोपुरम। द इमेज ऑफ द डाइटी वॉज प्लेस्ड इनसाइड द सैंक्टम सेंक्टोरम, और जो भगवान की मूर्ति होती थी उसको गर्भगृह में रखा जाता था। द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दीज टेम्पल्स आर एट तंजावुर एंड गंगाई कोंड चोलापुरम। और इन मंदिरों का सबसे अच्छा उदाहरण तंजावुर में मिलता है या फिर गंगाई कोंड चोलापुरम में मिलता है। They were built by राजा एंड राजेंद्र, और ये बनाए गए थे राजा के द्वारा या राजेंद्र के द्वारा। They are architectural marvels. ये स्थापत्य के बहुत अच्छे उदाहरण है या स्थापत्य की कह सकते हैं कि वो एक उदाहरण है, मतलब वैभव है। The Cholas are also best known for their metal images and stone sculptures. और चोला को अपने धातु के चीजों के लिए, मूर्तियों के लिए या फिर पत्थर के मूर्तियों के लिए भी जाना जाता है। However, the South Indian style of temple building is represented by the Pandyan temples. क्योंकि जबकि दक्षिण भारत के का जो स्टाइल है मंदिरों का, ये पांड्यन टेम्पल्स के जो स्टाइल है उसके हिसाब से माना जाता है। द पांड्यन टेम्पल्स रूल्ड बिटवीन 7th to 13th सेंचुरी। उसके जो 17वीं शताब्दी 7वीं शताब्दी से लेकर 13वीं शताब्दी तक जो पांड्यन राजाओं ने
शासन किया, उस काल के जो मंदिर बने हैं उसके द्वारा इसको प्रतिनिधित्व मिलता है। द मीनाक्षी टेम्पल एट मदुरई बिल्ट बाय द पांड्यन रूलर्स इज नोन फॉर इट्स डिस्टिंक्टिव फीचर्स। और मीनाक्षी टेम्पल जो मदुरई में बना हुआ है, जिसको पांड्यन राजाओं ने बनाया था, इसका जो विशेष खासियत है वो इसको सबसे अलग करता है, या मतलब ये इस मंदिर का खासियत सबसे अलग है। Many craftsmen and traders settled around the Chola temple। और जितने भी कलाकार थे, शिल्पी लोग थे या व्यवसायी लोग थे, ये चोला के मंदिरों के आसपास में ही बसे हुए थे। The visual image of Nataraj made in the bronze under the Chola dynasty in the 10th century AD। एक नटराज की मूर्ति बनाई गई थी कांसे की, चोला डायनेस्टी के समय में, जो कि 10वीं शताब्दी में बनी थी, हैज बीन फाउंड, और वो पाया गया, जब खुदाई हुई थी तो उसको पाया गया। इट कंटिन्यू टू बी रिप्रोड्यूस्ड इन मेटल, और इसको कई बार फिर से बनाया गया है धातु में, स्टोन, पत्थरों में, एंड अदर सब्सटेंसेस, और अलग अलग चीजों में, इवन अप टू द प्रेजेंट डे। अभी के समय में भी इस नटराज की मूर्ति को बार बार बनाया जा रहा है। द चोला नटराज इज ऑफन सेड टू बी द सुप्रीम स्टेटमेंट ऑफ हिंदू आर्ट। और ये जो चोला नटराज है, इसको माना जाता है कि हिंदू की कला का सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रतीक चिन्ह है। द टेम्पल्स वेयर कल्चरल सेंटर्स ऑफ द सेंटर्स एंड द सेंटर्स ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन। मंदिर जो होते थे ये सांस्कृतिक केंद्र होते थे, और जो कला था उसको उत्पन्न बनाने का केंद्र माना जाता था, या केंद्र थे। देवदाना और लैंड ग्रांट्स वाज गिवन बाय द मेंबर्स ऑफ द रॉयल फैमिली। और ये जो देवदान होते थे, जो जमीन धर्म के लिए दिए जाते थे, ये दिए जाते थे राजाओं के द्वारा। These lands had been provided with irrigation system and were productive। और ये जमीन जो होते थे, इसमें सिंचाई की व्यवस्था होती थी और ये उपजाऊ होते थे। The produce of the land went into maintaining the temples। और जो जमीन से पैदावार होता था वो मंदिर को जाता था, मंदिर की मरम्मत के लिए जाता था। एंड स्पेशलिस्ट हु वर्कड एट द टेम्पल, और जो मंदिर में विशेषज्ञ लोग होते थे उनको जाता था। दे ऑफन लिव्ड नियर इट, जो ज्यादातर मंदिर के आसपास ही रहते थे। द सेटलमेंट्स अराउंड द टेम्पल्स आल्सो कंसिस्टेड ऑफ गार्लैंड मेकर्स। और इस बसावट के अंदर में मंदिर के आसपास माला बनाने वाले लोग रहते थे, खाना बनाने वाले लोग रहते थे, कुक्स रहते थे, स्वीपर्स रहते थे जो साफ सफाई करते थे, म्यूजिशियंस जो संगीतज्ञ होते थे, एंड डांसर्स, और जो नृत्य करते थे वो लोग रहते थे। द साउथ इंडियन टेम्पल्स वेर नॉट ओनली प्लेसेस ऑफ वर्शिप बट ऑल्सो वेर कल्चरल सेंटर्स एंड हब ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ ऑफ द पीपल। ये दक्षिण भारत के जो मंदिर थे सिर्फ पूजा करने के स्थान नहीं थे, बल्कि यहाँ पे ये सांस्कृतिक केंद्र थे, और यहाँ पे आर्थिक हब कह सकते हैं, हब था यहाँ पे कि यहाँ पे व्यवसाय क्षेत्र केंद्र था, और सामाजिक लोगों का सामाजिक जो जीवन होता था उसका भी ये केंद्र था। The Rathas and the Shore Temple of Mahabalipuram। Two forms of temples are found in the south। दक्षिण भारत के जो मंदिर हैं उनका दो अलग अलग तरह का बनावट है। द रॉक कट टेम्पल्स, जो पत्थर से काट के बनाए गए हैं, एंड द स्ट्रक्चरल श्राइन्स, और जिनको स्ट्रक्चर खड़ा किया गया, ढांचा खड़ा किया गया। द श्राइन्स आर कॉल्ड रथास, और ये जो श्राइन्स है, मठ है, इनको रथास कहा जाता है। द फेमस रथा ऑफ महाबलीपुरम वेर बिल्ट बाई किंग नरसिम्हवर्मन I। महाबलीपुरम का जो मंदिर है, रथा है, वो उसको बनाया गया था नरसिम्हवर्मन
प्रथम के द्वारा, जो कि उनका अवधि था 625 एडी से लेकर 645 एडी तक, ऑफ द पल्लव डायनेस्टी। और ये पल्लव डायनेस्टी के, पल्लव राजवंश के शासक थे। ईच रथ वॉज कट फ्रॉम अ ह्यूज सिंगल मैसिव ब्लॉक ऑफ स्टोन। हर एक रथ जो था वो एक विशाल पत्थर को काट के बनाया गया था। एट ए लिटिल डिस्टेंस फ्रॉम इट, इससे कुछ दूरी पे, द सोर टेम्पल इज सिचुएटेड, इसके कुछ दूरी पे ही सोर मंदिर भी स्थापित है। इट वॉज बिल्ड बाई नरसिम्हा वर्मन टू, इसको बनाया गया था नरसिम्हा वर्मन द्वितीय के द्वारा, जो जिनका कार्यकाल था 690 से लेके 720 एडी तक। ब्रिक्स एंड मोर्टार वेयर यूज्ड टू बिल्ड दिस टेम्पल, और इस मंदिर को बनाने के लिए ईंटें और गारे का इस्तेमाल किया गया था। ईंट पत्थर का और गारे का इस्तेमाल किया गया था। बृहदेश्वर टेम्पल तंजावुर। दिस फेमस टेम्पल इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। ये मंदिर जो है पूरे तरीके से भगवान शिव को समर्पित है। इट वॉज बिल्ड बाय द फेमस चोला रूलर राजा राजा वन इन 1011 AD, और इस मंदिर को बनाया गया था प्रसिद्ध चोला राजा 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 वन के द्वारा 1011 ईस्वी में। इट इज प्रोबेबली द बिगेस्ट टेम्पल इन साउथ इंडिया। ये शायद दक्षिण भारत का सबसे बड़ा मंदिर है। द बृहदेश्वर टेम्पल हैज अ पिरामिडल टावर विच राइजेस टू अ हाइट ऑफ 190 फीट। इसमें पिरामिडल खम्भ है या पिरामिड टाइप का एक गुंबद है इसका मंदिर का, जो कि जिसकी ऊंचाई 190 फीट तक है। एंड कंप्राइजेस ऑफ 13 सक्सेसिव स्टोरीज, और इसमें 13 तल्ले हैं। द सेंट्रल श्राइन ऑफ द टेम्पल इज बिल्ट ऑन अ सिंगल ब्लॉक ऑफ स्टोन, और जो मुख्य मंदिर है उसको एक विशाल पत्थर के ऊपर में बनाया गया है। एंड सीन्स डिपिक्टेड बोथ गॉड्स एंड ऑर्डिनरी मॉर्टल्स आर कार्व्ड ऑन द वॉल्स, और इसके दीवारों पे देवताओं और यक्ष यक्षिणियों को उकेरा गया है। लैंग्वेज एंड लिटरेचर। इस काल में भाषा और साहित्य किस तरह से कैसा था? द ग्रोथ ऑफ मेनी रीजनल लैंग्वेजेस कुड बी सीन इन दी चोला पीरियड। चोला पीरियड के समय में ही बहुत सारे जो क्षेत्रीय भाषाएं थी उनका उदय हुआ, ये उनका ग्रोथ हुआ। देयर वॉज ग्रोथ ऑफ तमिल, तेलुगु एंड कन्नड़ा, और चोला राजवंश के समय ही तमिल का उद्भव हुआ और तमिल का, तेलुगु का और कन्नड़ भाषा का उदय हुआ। मैनी लिटरेरी वर्क्स वेयर ट्रांसलेटेड इनटू दिस लैंग्वेज। बहुत सारे साहित्य जो थे उनको इन भाषाओं में अनुवाद किया गया या इन भाषाओं में लिखा गया। न्यू फिलोसॉफीज एंड भक्ति, नए विचारधारा और भक्ति जो था वो देखते हैं। मैनी न्यू रिलीजियस सेक्ट्स अरोज इन दिस पीरियड। बहुत सारे धार्मिक पंथ का उदय हुआ इस काल में। शंकराचार्य वॉज फेमस रिलीजियस टीचर। शंकराचार्य जो थे ये प्रसिद्ध धार्मिक शिक्षक थे, रिफॉर्मर थे, जो सुधार करते हैं, समाज सुधारक थे। हु प्रीच द अद्वैत फिलोसफी, जिन्होंने अद्वैत की फिलोसफी को सिखाया या शिक्षा दी। रामानुजन एंड माधव वेर अदर रिलीजियस रिफॉर्मर्स ऑफ दिस टाइम। रामानुज और माधव जो थे इसी काल के दूसरे सुधारक थे। दे प्रीच द डॉक्ट्रिन ऑफ भक्ति, उन्होंने भक्ति की शिक्षा दी और कंप्लीट डिवोशन टू गॉड, या फिर पूरी तरह से भगवान को समर्पण की शिक्षा दी। Wrap up. So end of this chapter, we are moving to, let's see, summary. After the death of Harshvardhan in 780, his empire broke up into several small states and kingdoms. हर्षवर्धन की मृत्यु 700 ईस्वी में हुई, और उसकी मृत्यु के बाद
का जो साम्राज्य था, छोटे छोटे राज्यों, यह साम्राज्य में बढ़ता चला गया। ह्यून सैंग विजिटेड इंडिया इन द 7th century AD। 7वीं शताब्दी में ह्यून सेंग भारत भ्रमण के लिए आया था। दिल्ली एंड अजमेर वेयर द टू मेजर सिटीज अंडर द कंट्रोल ऑफ चाहमनाज। दिल्ली और अजमेर जो थे ये मुख्य शहर थे जो चाहमना या चौहान लोग के नियंत्रण में थे। अलाउद्दीन खिलजी अटैक चित्तौड़। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया एंड कैप्चर द फोर्ट, और किले को अपने कब्जे में ले लिया। बट अनदर राजपूत चीफ रिकवर्ड चित्तौड़ फ्रॉम हिज हैंड्स। लेकिन दूसरे राजपूत राजा ने चित्तौड़ को फिर से अपने कब्जे में लिया एंड एस्टेब्लिश द रूल ऑफ सिसोदिया, और सिसोदिया वंश का स्थापना किया। इन 1191 1191 में पृथ्वीराज चौहान डिफीटेड मोहम्मद गौरी इन दी फर्स्ट बैटल ऑफ तराई। 1191 में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को तराई की पहली लड़ाई में हराया। The Cholas were probably the most ancient ruling dynasty of South India. दक्षिण भारत की सबसे पुराना राजवंश जो है वो चोला को माना जाता है। इन द चोला एडमिनिस्ट्रेशन टू मेन सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू वेयर। चोला प्रशासन में दो मुख्य राजस्व के स्रोत थे। एक तो पहला था कि जमीन से उपज, और दूसरा जो व्यवसाय होता था उस पे कर लगा के। थैंक यू।